नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज फिर से हम आपको एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाया जाए, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करे और फाइनल सिलेक्शन में आपकी भूमिका को और बढ़ाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे उसको। तो सबसे पहले आप जानिए कि शॉर्ट नोट्स जो है, एक तरह की आप उसे आर्ट कह सकते हैं, एक तरह की वो कला है। शॉर्ट नोट्स एक तरह की आर्ट है, कला है, इसीलिए हमने लिखा कि शॉर्ट नोट्स मेकिंग एक कला है। ये जैसा कि आप हम लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका 3 चरण है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। 2 चरण के लिए हम काफी जुड़कर तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो इसी दोनों के लिए शॉर्ट नोट्स की जरूरत भी होती है, क्योंकि प्रीलिम्स का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा है। प्रीलिम्स का दायरा अधिक है और बीपीएससी में तो बहुत अधिक है प्रीलिम्स का दायरा। मेंस है कि मानिए आपका मेंस को ऐसे आप समझ लीजिए कि 6 तालाब है अलग अलग, और उस 6 तालाब से आपको एक बड़े तालाब में, वहां जो भी मछलियां, मान लीजिए 6 तालाब में मछलियां हमने डाला है, और जो भी मछलियां अच्छे और गुणवत्ता क्वालिटी की हो गई बेचने लायक, उन मछलियों को चुन करके हम इस नए तालाब में डालेंगे और उसका अच्छे से पालन पोषण करेंगे, उसको आप बढ़िया दाम में बेचेंगे। तो मेंस आपका सेम टू सेम है। 2 पेपर है, GS1 और GS2। उसके बाद आपका पेपर तो वैसे जनरल हिंदी है, ऐसे का भी है, उसके ऊपर से आपका एक ऑप्शनल पेपर भी हो गया, लेकिन ऐसे आपके महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। लेकिन GS1 GS2 मुख्य है जिसकी तैयारी हम लोग करते हैं, और ऐसे का तो इसी सब से जुड़ा हुआ है, सब कुछ मिला जुला। तो GS1 में भी 3 पार्ट हैं, 3 सेक्शन है, GS2 में भी 3 सेक्शन है, और सब मिला के लगभग आपके 6 सब्जेक्ट को कवर करती है। तो उसी तरीका का ये 6 सब्जेक्ट हुआ। आप 6 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और उसमें जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा उसको उठा करके आप उसकी तैयारी अच्छे से करेंगे और उसको अपने बकेट्स में शामिल करेंगे, ताकि मेंस का अंतिम दिनों में जब मेंस मुख्य परीक्षा नजदीक हो तब आप उसका रिवीजन कर सकें। इसी सारे संबंधित में हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स कैसी होगी और मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स कैसी होगी, और दोनों में क्या फर्क होगा। सबसे पहली बात आती है, प्रीलिम्स जो है फैक्ट बेसिस पर है, तथ्य आधारित है, वो तो सब आपको ज्ञात ही होगा। प्रीलिम्स टोटल है फैक्ट बेसिस। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब फैक्ट बेसिस है तो इसमें फैक्ट का ज्यादा लिखेंगे। अब आप फैक्ट को सजा कर लिखिए, बिना सजा कर लिखिए, ये आप पर डिपेंड करता है। छोटे छोटे स्थान में सारे पॉइंट्स को रखना है, यही तो शॉर्ट नोट्स की खासियत है, शॉर्ट नोट्स की बात है। उसके बाद कुछ उदाहरण हम लोग अगले स्लाइड पर देखेंगे, सेम टू सेम मेंस के लिए देखेंगे। जैसे ये तथ्य आधारित था, उसी तरीके से मेंस जो कॉन्सेप्ट आधारित है, कॉन्सेप्ट बेसिस है, जहां पर हम लोग तथ्यों की बात करते, तथ्यों की बात ना कर करके उस तथ्यों के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने की प्रयास करते हैं। तथ्य वहां भी होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने पर ज्यादा अधिक जोर रहता है। डायग्राम का उपयोग वहां पर सबसे अधिक करेंगे, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से हम बहुत कम शब्दों में, बहुत कम जगह में, बहुत कम स्पेस में उसको हम बड़े बड़े पॉइंट्स को लिख सकते हैं, छोटे छोटे स्थान में सारे पॉइंट्स को रखा जा सकता है। आगे कुछ उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। उदाहरण हम देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा हेतु मौर्य वंश से कुछ उदाहरण लेते हैं। मौर्य वंश के उदाहरण में अगर प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मौर्य वंश का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, कौन इसके संस्थापक थे। ये सब सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग किसमें, प्रीलिम्स में। संस्थापक कौन थे, कैसे उन्होंने उदय किया, किस वंश को खत्म करके, या तो किस वंश के ऊपर इस वंश का उदय हुआ है, मौर्य वंश का, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हैं। ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, कौन थे, कहां से आए थे, कैसे उन्होंने उदय हुआ, विष्णुगुप्त कौन थे, और यानी कि चाणक्य कौन थे, क्या योगदान था, नंद वंश को कैसे हराया, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, प्रारंभिक शासक कौन थे, अंतिम शासक की ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसको मौर्य वंश ने उनको हरा करके उनके डिसेंडेंट पर उनके जाकर अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो ये सब उदय के कारणों में हम पढ़ते हैं। ऐसा कौन सा कारण था जो कि मगध को पूरे जो 16 महाजनपद था उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली बना दिया। तो जैसे जंगलों का एक इनको बॉर्डर था, कह सकते हैं, चारों तरफ से इनके क्षेत्र को जंगली वस्तुएं, लोहा का भंडार था इनके पास, जहां लोहा निकलता है वहीं पर इनका साम्राज्य का उदय हुआ। हाथियों की सेना इनके पास थी। तो ये सब हम लोग कारण पढ़ते हैं, ये लोग प्रीलिम्स में। उसके बाद हम वंशावली में जब इनके जाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जैसे कि आ गए बिंदुसार, अशोक,
ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिर आगे। उसके बाद सभी राजाओं में सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य किनका था, चंद्रगुप्त का कार्य क्या था, कहाँ तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कब कब कौन से युद्ध लड़े। इसी तरीके से अशोक के बारे में बात करेंगे तो उनके बारे में भी ऐसी बात किया जाता है, कब उन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा, उनका जो धर्म था, धर्म क्या था, धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो ये सब हम पढ़ते हैं प्रीलिम्स में। उसके बाद प्रीलिम्स में हम फिर देखते हैं कि डिक्लाइन क्या था, पतन कैसे हुआ, पतन का कारण क्या था, जैसे अयोग्य शासक का होना, ये सब पसंद पतन का कारण था। इनके समकक्ष में कह सकते हैं योग्य अधिक योग्य शासकों का आना, ये भी एक पतन का इनका कारण था। क्योंकि अशोक के बाद लगभग ही शायद ही कोई वैसे राजा फिर इन मौर्य वंश में आए जो कि अपने प्रभुत्व को अधिक शक्तिशाली रूप से जमा पाए। तो ये सब प्रीलिम्स में हम इस तरह के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, इस तरह से 4 पॉइंट लिख के हम बना सकते हैं। मेंस में क्या करेंगे भाई साहब, तो मुख्य परीक्षा है तो मौर्य वंश का ही एक उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद एक और उदाहरण देखेंगे। तो मौर्य वंश में मेंस में बिल्कुल अलग। मेंस में जाएंगे तो एक तो मेंस में जब मेंस की बात करेंगे तो GS 1 का सेक्शन 1 का पार्ट है इतिहास, और वो भी इतिहास में आधुनिक इतिहास है, प्राचीन इतिहास की कोई भूमिका नहीं है। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या लेंगे, तो प्राचीन इतिहास का सिर्फ कला की भूमिका है, कला एवं स्थापत्य की भूमिका है। यही दो भूमिका हमें देखने को मिलती है। किसी भी वंश का हो, मौर्य वंश हो, गुप्ता पीरियड हो, उससे पहले का कोई बौद्ध स्थापत्य हो, कोई जैन स्थापत्य हो, जैन कला हो, बौद्ध कला हो, गंधार कला हो, ये सब के बारे में हम लोग बढ़ते हैं सिर्फ कला के बारे में और उसके स्थापत्य के बारे में मेंस में। तो मौर्य वंश हम वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन मौर्य वंश के कला के बारे में पढ़ेंगे। जो दो कला है, दरबारी कला, एक जनता की है जिसको कहते हैं लोक कला, ये दो कला के बारे में पढ़ेंगे। इस दोनों कला की क्या विशेषताएं थी, इस तरह से लिखेंगे विशेषताएं, आगे पढ़ेंगे। उसी प्रकार से स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य या तो कुछ मौर्य वंश का क्या क्या स्थापत्य था। इसी स्थापत्य में हम अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं, इसी स्थापत्य में हम अशोक के स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम उदाहरण बनाते चलेंगे, स्थापत्य के नीचे इस तरह से डायग्राम बनाकर लिखते चलेंगे, स्तंभ, शिलालेख। स्तंभ में हम शिलालेख को लिख करके लिख सकते हैं बृहत, लघु, ये दो प्रकार का शिलालेख। बृहत में ऐसे करके हम सभी शिलालेख के बारे में जानकारियां रख सकते हैं, लघु के बारे में ऐसे करके सारी जानकारियां रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसी में पढ़ेंगे प्रशासन। आप सबसे पहले किसी भी टॉपिक्स पर अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाह रहे हैं वो भी मेंस में, तो सबसे पहले आपको उस टॉपिक की पूरी समझ होनी आवश्यक है, और कम से कम उस टॉपिक को आप 5 से 6 बार पढ़ लीजिए ताकि आपके पास दिमाग में वो बैठ जाए वो टॉपिक अच्छे से। उसके बाद ही आप उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाएंगे, दिमाग में चर्चा कर पाएंगे, और आपको फिर जो लगेगा कि ये पैराग्राफ में ये मुख्य बात है जिसको लिखने से पूरा पैराग्राफ हमको याद आ जाएगा, तो वो आपको लिखना है। उदाहरण के सहित हम आगे समझाएंगे, 1857 की क्रांति पर समझाएंगे आपको। और इसी तरीके से फिर साम्राज्य विस्तार में आएंगे मौर्य के बारे में, और फिर हम 16 महाजनपदों को पढ़ते हुए साम्राज्य विस्तार में 16 महाजनपदों को पढ़ते हुए मगध, अंग और चंपा, ये 3 महाजनपदों के बारे में बिहार में पढ़ेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि एक उदाहरण ले ही लेते हैं कि कैसे बनाया जाए। तो हमने एक उदाहरण उठाया है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति, आप चाहे तो 1857 की क्रांति ऐसे टॉपिक्स बनाएंगे, और इसकी भूमिका में भी कुछ लिख सकते हैं। भूमिका आप चाहे तो बना कर रखिए, एक दो भूमिका आप लिख कर रखिए कि 1857 की क्रांति क्या थी। आप लिख सकते हैं 1857 की क्रांति की भूमिका के बारे में कि ब्रिटिश ब्रिटिश क्या कह सकते हैं उसको, शासनकाल या प्रशासन या तो शासन की क्रूरता के खिलाफ भारतीय लोगों का
विद्रोह था। आप जितना बार इस चीज को पढ़ेंगे आपको नया नया बातें पता चलेगी और आप अपनी भूमिका को प्रश्न के अनुसार, भूमिका जो होता है हर एक प्रश्न का चेंज होता है। अगर 1857 की क्रांति का भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल पर यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा तथा इसने किस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, अगर इस तरह का प्रश्न पूछे तब हमारा भूमिका पर बिल्कुल बदल जाएगा कि 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से लिंक करके उन दोनों को संदर्भित करके लिखना पड़ेगा, तो वो अलग हो जाएगा भूमिका। तो एक दो भूमिका आप तैयार रख सकते हैं, निष्कर्ष एक दो आप तैयार रखकर लिख सकते हैं साथ में। मुख्य बात आती है मुख्य भाग में। तो सबसे पहले 1857 जो है उसको तो हमने देख लिया। अब मानिए हमने टॉपिक बनाया 1857 की क्रांति, उसके बाद इस तरह से हमने डायग्राम बनाया इसकी भूमिका या परिचय, जहां पर हम लोग सामान्य भाषा में वहां पर लिख लेंगे कि जो हमें याद दिलाए कि क्या है। उसके बाद उस पे लिख लेंगे कारण, कारण के बाद हम लिख लेंगे स्वरूप कैसा था विद्रोह का। उसके बाद हम लिख लेंगे कैसा विद्रोह चला, या तो विद्रोह का प्रकार हो क्या स्वरूप हो ही गया। अब आगे लिखेंगे प्रभाव, कहां तक विद्रोह का प्रभाव पड़ा। उसके बाद फिर लिखेंगे परिणाम क्या निकला। ये 4 प्रकार का 5 प्रकार का हम शुरू में बना लेंगे सबसे स्टार्टिंग में पॉइंट्स में, तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या टॉपिक्स को इसमें कवर करना है, क्या किन किन बिंदुओं पर इस टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो भूमिका में चाहे तो आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखना हो तो उसे छोड़ सकते हैं। कारण में आप चाहे तो यहीं पर सब कुछ बना सकते हैं, जैसे कारण हमने लिखा, कारण हम इस तरह से बनाए राजनीतिक कारण, यहीं पर हम बनाए आर्थिक कारण, यहीं पर हम बनाए सामाजिक कारण, यहीं पर हमने लिखा सैन्य कारण, और अनेक अनेक प्रकार के कारण हैं जिसको हम या तो लिख सकते हैं सत्ता का संघर्ष कारण, तो वो सब छोड़ दीजिए, साम्राज्य विस्तार वगैरह। तो इस तरह का कारण लिख सकते हैं। स्वरूप में हम लिख सकते हैं, यहीं से हम चाहे तो अगर शॉर्ट में हमको लिखना हो तो हिंसात्मक या नन हिंसात्मक, तो हिंसात्मक ही था अधिकतर जगह। उसके बाद इसी स्वरूप में हम लोग समझेंगे बिहार की भूमिका कहाँ थी, बिहार की भूमिका हम लिख सकते हैं यहाँ पर, उसी तरीके से लिखते जाएंगे। हमें पता चलना चाहिए कि टॉपिक्स हमें क्या क्या पढ़ना है, या तो दोबारा हम कभी चाहे तो सिर्फ यहाँ से देखकर हम रिवीजन कर सकते हैं। तो स्वरूप में ऐसा लिख लिए, प्रभाव में हम देखेंगे फिर परिणाम क्या निकला, ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या किया, ये सारी चीजों को हम या तो हम यहाँ पर लिख लेंगे या तो हम आगे बढ़ेंगे। अब मानिए हम लिख रहे हैं राजनीतिक कारण, एक ऐसे बिंदु बनाएंगे राजनीतिक कारण इस तरह का, आप चाहे तो ऐसे करके लिख लेंगे। अब लिखते जाइए, जैसे कि राजनीतिक कारण में क्या था, सहायक संधि, जैसे जो मामला चल रहा था सहायक संधि वाला वेलेस्ली वाला, तो हम उसके बारे में लिखना है, तो हम लिखेंगे सीधा सहायक संधि। और चूंकि ये विलेजली से जुड़ा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर विलेजली कॉमन देके भी, या कुछ देके लिख लेंगे विलेजली, तो हमें पता चलेगा विलेजली के बारे में है। और सहायक संधि में क्या था, सहायक संधि में सीधा था भारतीय राज्य का जो भारतीय राज्यों को साथे में मिला रहा था और इससे भारतीय राज्यों की संप्रभुता को खतरा था। हम लिख सकते हैं भारतीय राज्य की संप्रभुता खतरा में, हम इसको डॉट अति डेंजर से ऐसे लिख सकते हैं, खतरा में उसका पड़ गया। तो हमारा एक पॉइंट तो ये बन गया कि सहायक संधि से रिलेटेड बिलेजली से, जहां पर भारतीय राज्य की संप्रभुता पर खतरा थी। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है व्यक्तिगत का सिद्धांत वाला, आपको याद होगा व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये है किसका, तो ये है इसका डलहौजी का, व्यक्तिगत का सिद्धांत है डलहौजी का, डलहौजी लिख लिए। डलहौजी ने क्या क्या किया व्यक्तिगत के सिद्धांत में, भारतीय राज्यों को अपने अंदर मिलाना शुरू किया, हड़पना शुरू किया, इसको हड़प का सिद्धांत भी कहते हैं। तो भारतीय राज्यों को हड़पा। अगर आपको पहली से पता है तो आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, जो बात आपको पता है, जो बात आपके दिमाग में फिट बैठा आप उसको नहीं भी लिख सकते। अब भारतीय राज्यों में किन किन राज्यों को हड़पा, तो यहीं पर हम शॉर्ट नोट बना के लिख सकते हैं, जैसे कि झांसी था, उदयपुर था,
झांसी, उदयपुर, इसी तरीके से था हमारा संबलपुर, नागपुर। तो झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर, तो ये सबको हम यहाँ से चाहे तो बना सकते हैं। इस तरह से हो गया। इसके अलावा क्या था, व्यक्तिगत का सिद्धांत में यही पर ऐसे करके लिख सकते हैं, उत्तराधिकार की लड़ाई थी। उत्तराधिकार का मामला था कि जैसे कि उत्तराधिकार का मामला ये था कि कोई भी राजा के पास, कोई भी साम्राज्य के पास अगर कोई उत्तराधिकारी उसका नहीं बचा है तो वो किसी को गोद ले सकता है, और डलहौजी इसी में इंटरफेयर किया। तो उत्तराधिकार के मामला में हम लिख सकते हैं इंटरफेयर। ठीक है, इंटरफेयर किया, हमें सब समझ में आएगा छोटे से बातों में। उत्तराधिकार के मामले में इसने इंटरफेयर किया। ठीक है, इससे भारतीय राज लड़ाई हो गए, नाराज हो गए। जिससे झांसी का जो मामला था रानी लक्ष्मीबाई को, वो यही मामला था ना, उत्तराधिकार के मामला के कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को दी थी इस लड़ाई में। तो ये तो हो गया दो तीन कारण। अब चाहे तो स्ट्रॉन्ग, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग उदाहरण देना हो तो आप झांसी की लड़ाई, झांसी की रानी के बारे में दे सकते हैं कि झांसी की व्यक्तिगत का सिद्धांत इस तरह से आपको अगर बताना हो कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि व्यक्तिगत का सिद्धांत के कारण ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह में हिस्सा लिया। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग वहां पर इंपोजिशन बन गया, कारण बन गया। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत के बाद कारण क्या था, तो एक कारण ये है कि 1856 में नवाब वाजिद अली शाह नाम का एक व्यक्ति था, उसको कुशासन के आधार पर अपदस्थ कर दिया। ठीक है, और अवध को ब्रिटिश में मिला लिया। तो यहीं से बनता है अवध और ब्रिटिश का संघर्ष शुरू होता है। अवध में 1856 की बात है ये। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, ये लिख लिए, लिख देंगे अपदस्थ, अपदस्थ विलय। छोटी छोटी बात को लिखेंगे जिससे हमें पूरा क्लियर हो जाए। अपदस्थ विलय लिख लिए, हमको पता चल गया कि इसने अपदस्थ किया, विलय किया, बस यही इतना था। उसके बाद यही राजनीतिक कारण में क्या है, नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया है, जो कि पासीपति, क्या बोलते हैं उनको, बोल रहा है, अरे हाँ सर, पेशवा बाजीराव जो थे उनके ये दत्तक पुत्र है नाना साहब। तो नाना साहब का पेंशन बंद किया है, ये तो हिंदुओं पर चोट हुई। उसी समय जो बहादुर शाह हैं, उनके जो अति हैं, उनके जो डिसेंडेंट है, या तो हम कह ले उनके जो साम्राज्य है, उनके जो वंश है, उनको ये मान्यता नहीं दे रहा है, उनको लाल किला पर भी उनका उत्तराधिकार नहीं सौंप रहा है। इस कारण से दोनों वर्ग, हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के जो व्यक्ति थे, आम लोग थे, क्योंकि आम वहां पर क्या चल रहा था, हिंदू लोग, हिंदू साम्राज्य के जो अति थे उनको अपना अति मान रहे थे, राजा मान रहे थे, और उनको अपना शासक मान, माए बाप मान रहे थे। और मुस्लिम जो थे, मुगल्स को अपना शासक मान रहे थे, उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मान रहे थे। अब अगर उनके साथ कुछ बुरा करोगे तो ये दोनों मिलकर आपसे नाराज हो जाएंगे, जनता। तो जनता यहाँ पर इस कारण से यहाँ पर एक नाराज हुई है। तो ये सब हुआ है। तो या और इनका राजनीतिक कारण क्या है, ये अलग अर्थ लग रहे हैं भारत में। वहां पर जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी उसमें ये मिलजुल नहीं सके, ये अपना अलग ईसाई प्रचार करने लगे, जिससे दिक्कत होने लगी इनको। तो एक तो ये हुआ, घुल मिल नहीं गए। उसके बाद एक और राजनीतिक कारण अगर आपको याद आ रहा हो, तो इन्होंने न्यायालय जो था, कोर्ट जो इन्होंने, इनका कोर्ट था, न्यायालय में पहले चलता था पारसी शब्द, जिसको पर्शियन अभी फारसी कहते हैं, वही पर्शियन शब्द चलता था न्यायालय में। और इन्होंने पर्शियन शब्द को हटा करके वहां पर इंग्लिश शुरू कर दिया, वहां पर अंग्रेजी शुरू कर दिया। बस न्यायालय में पर्शियन हटा करके अंग्रेजी शुरू कर दिया, ये भी इनका एक कारण बना। अब उन्होंने राजनीतिक कारण को छोटे से चीज में मैंने पूरा लिख दिया। अब ये कब आप इस, ये कब कामयाब होगा, ये कब सफल होगा, ये तब सफल होगा जब आपको राजनीतिक कारण में आपने पढ़ा है कि सहायक संधि क्या है, बेलेजली कैसे रिलेटेड है, भारतीय राज्य की संप्रभुता कैसे खतरे में आई। यानी कि इसका परिदृश्य, इसका बैकग्राउंड आपके दिमाग में बनी होनी चाहिए। व्यक्तिगत का सिद्धांत के बारे में भी आपको पूरी पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे इन्होंने राज्य को हड़पना शुरू किया है, अवध कैसे इनके चपेट में आया है, नवाब वाजिद अली शाह को कैसे इन्होंने अपदस्थ किया है। इस कारण से अवध की जो जनता थी वो ब्रिटिश पर कैसे गुस्सा हुई और ब्रिटिश को कैसे लताड़ना शुरू की, ये आपको पता होनी चाहिए पूरा।
नाना साहब कौन थे, बहादुर शाह के जो डिसेंडेंट थे वो कौन थे, क्यों अति उनका क्या संबंध था लाल किला से, और उन्होंने जब लाल किला में नहीं रहने अगर उनको दे रहा है तो भारतीय लोग क्यों गुस्सा हो रहे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगर एक बार में क्लियर नहीं हो रहा तो 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, क्लियर हो जाए उसके बाद शॉर्ट नोट्स की तरफ अग्रसित होइए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए, शॉर्ट नोट्स में एक दो उदाहरण और हमने आपको उठाया है जो कि बुक से उठाया है। जैसे कि अगर हम पढ़ रहे हैं 5 पिलर्स ऑफ इंडियन सॉफ्ट पावर, ठीक है, इंडियन सॉफ्ट पावर के बारे में पढ़ रहे हैं कि इंडियन सॉफ्ट पावर जो है उसका 5 पिलर्स कौन कौन है। ये एक तरह की आप कह सकते हैं इंडिया का मोस्ट पावर। हार्ड पावर होता है उसका आर्मी वगैरह, सॉफ्ट पावर मतलब होता है कि आप किसी से युद्ध ना करें प्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ वैसी गुणवत्ता है जिससे आप किसी को अपने अंडर कर सकते हैं या अपने प्रभुत्व में उसको ला सकते हैं। पहला है सुरक्षा, रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। भारत अपनी सुरक्षा करने में खुद में सक्षम है, बहुत ही अधिक हेरिटेज, अधिक कल्चरल, अधिक रीच है अपने उस मामले में। संस्कृति, भारत का कल्चर एंड सिविलाइजेशन लिंक्स जो है, भारत का सिविलाइजेशन जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक सभ्यता हो गई, इसके बारे में पूरा विश्व में बात होता है। तो कल्चर बहुत रिच है भारत और संस्कृति के बारे में। संवाद, डायलॉग, डायलॉग जो हम लोग संवाद हो गया जैसे कि हम लोग बिम्स्टेक में करते हैं, या तो एससीओ में करते हैं, या तो G7, G10, G20, ये सब में जाकर जो हम लोग बात करते हैं, या तो कॉप हो गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में, ये सब हो गया हमारा संवाद का पार्ट है। आप लोग हमेशा आप देख रहे होंगे कि भारत का जो छवि है इसी सब मामलों से पता चलता है कि कौन सा देश कितना पावरफुल है। इंडियन लीडर्स को पहले साइड ड्राइंग किया जाता था हमेशा, हर एक संवाद में, हर एक डायलॉग में। लेकिन अभी जब देखेंगे, जब भी मोदी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, और समिट के बाद जब ग्रुप फोटो होता है, ग्रुप फोटो में हमेशा वो या तो बीच में रहते हैं, और या तो हर एक अधिकतर जगह पर वो लीड करते नजर आए हैं किसी संवाद। ऐसे में किसी देश की प्रभुत्व का, किसी देश के जो क्या उनका पकड़ बन रहा है वैश्विक स्तर पर, वो देखने को मिलता है। तो ये हुआ सॉफ्ट पावर है ये भारत का। सम्मान, डिग्निटी, भारत की अपनी खुद की सम्मान है, वो किसी के सम्मान के साथ ना खेलता है ना खेलने देता। समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी। आप चाहे तो इसको 5 यस के रूप में याद कर सकते हैं, 5 यस या तो यस 5 करके। 5 यस में सुरक्षा, संस्कृति, संवाद, सम्मान, समृद्धि, ये आपका एक हो गया शॉर्ट नोट सी। एक और उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण है की एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ को हमें लगता है कि आप अच्छे से समझते होंगे। एक होता है ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होगा विकास या वृद्धि। ये ग्रोथ हुआ कि किसी एक क्षेत्र में, किसी वन पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ अगर सभी एरियाज को मिलाकर देखेंगे, सभी एरियाज में टोटल ग्रोथ, तब उसको कहेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ, सभी को मिला करके समावेशी विकास कहेंगे उसको। गुड गवर्नेंस, समावेशी विकास कैसे स्थापित होगी, की एलिमेंट्स क्या है उसका। अगर हम कहें कि हम समावेशी विकास करना चाहते, की एलिमेंट्स क्या है, तो हमें सबसे पहले गुड गवर्नेंस स्थापित करना होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, सभी व्यक्तियों को वित्तीय समावेशन में पार्ट उसका बनाना पड़ेगा, वित्तीय समावेशन का। भारत हाल ही में इस मामले में ग्रोथ करने में बहुत आगे निकला है, जैसे कि जनधन योजना से फाइनेंशियल इंक्लूसिव हुआ है, यानी कि लोगों को खाता खुलवाया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या हुआ, वित्तीय संरचना में लोगों की भागीदारी। वित्तीय संरचना में लोग भागीदारी कैसे सूचित होगी, बैंक अकाउंट से। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन। स्किल डेवलपमेंट, भारत इस मामले में बहुत काम कर रहा है, जैसे कि स्किल इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, कौशल विकास युवा कार्यक्रम, ये सब में स्किल एम्पैथी हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अवसंरचनात्मक विकास। इक्विलिटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन, समानता को स्थापित करेंगे और गरीबी को कम करेंगे। आजकल इस पॉवर्टी को भी अलग डायमेंशन में देखा जा रहा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल मतलब हो गया कि अनेक डायमेंशन में उसको देखना है पॉवर्टी को। ये नहीं कि इस पॉवर्टी का मतलब हो गया कि उस व्यक्ति के पास सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, वो नहीं। उस व्यक्ति के पास उसका हेल्थ कैसा चल रहा है, हेल्थ सेक्टर में भी उसकी बात करेंगे, इकोनॉमिकल सेक्टर में भी उसका बात करेंगे, हेरिटेजल सेक्टर में भी उसका बात करेंगे। कहां तक हम उनको अपने सभी मुख्य धारा में उसको शामिल कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का पार्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे बड़ी बात, और उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट।
ये सभी एरियाज जो हैं वो इंक्लूसिव ग्रोथ का पार्ट है। अब अगर आपको गुड गवर्नेंस के बारे में पता है और आपने सिर्फ की इंक्लूसिव ग्रोथ को लिखा और इस तरह से एक डायग्राम बना लिया, और आपको हमेशा याद रखेगा कि सुशासन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, अवसंरचनात्मक विकास, समानता और गरीबी हटाओ या तो गरीबी उन्मूलन, और इकोनॉमिकल ग्रोथ, सॉरी आर्थिक विकास, और सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। आपने इस तरह के मान लिया 6 लाइन याद कर लिया। अब आप चाहें तो इस पर आराम से शॉर्ट नोट्स में अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो आप आराम से लिख देंगे, और लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछ दिया तो आप आराम से बातें बना सकते हैं। तो इस तरह से डायग्राम का यूज करके हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अब देखिए एक और शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट में ही आता है एक, जिसको कहते हैं हम लोग निमोनिक्स। आप लोग याद किए होंगे, पता होगा आपको कुछ ना कुछ। निमोनिक्स होता है कि किसी ट्रिक के माध्यम से आपको कोई भी चीज याद करवा दिया जाए। आपको एक उदाहरण आपके सामने है कि हमने एक उदाहरण लिया, सोलर एनर्जी के बारे में आजकल बहुत बात हो रही है क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, और जिस तरह से आजकल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही अधिक बढ़िया होगा और वो काम करेगा। और चूंकि सोलर एनर्जी से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला पॉल्यूशन वगैरह में, या तो ये ग्लोबल कार्बन एमिशन का ये नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है कार्बन एमिशन का, तो ये काम करेगा। इस पर ज्यादा अभी ध्यान सभी की है, पूरे विश्व भर के जितने भी वैश्विक नेतृत्व है सभी का ध्यान इस पर है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में इसकी जिक्र किया भी गया है। तो भारतीय सरकार सोलर एनर्जी को लेकर के बहुत सचेत नजर आ रही है और बहुत ही अग्रसर नजर आ रही है इसको सभी लोगों को एडॉप्ट करवाने में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाए तो उसका कारण क्या है, तो आपको समझना चाहिए एज ए यूपीएससी स्टूडेंट, एज ए बीपीएससी एज या किसी भी गवर्नमेंटल स्टाफ है, तो एक नागरिक के तौर पर ही आपको जानना चाहिए कि सोलर एनर्जी क्यों हो रहा है, सौर क्यों, इसका क्या हिंड्रेंस है, क्या मतलब इसमें बाधा क्या है। तो सबसे पहला बाधा है स्पेस कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेस कॉन्फ्रेंस बाधा यह है कि अर्बन एरियाज में स्पेस है ही नहीं लोगों के पास। ज्यादा रूफटॉप में थोड़ा मोड़ी जगह है, उसके अलावा रूफटॉप मतलब छत के ऊपर थोड़ी सी जगह है, उसके अलावा कहीं भी जगह उनके पास नहीं है। और छत में भी उनकी जगह नहीं है, उसी छत पर वो टंकी भी रखेंगे, उसी छत पर और वो सारे काम भी करेंगे, कपड़ा वपड़ा भी सुखाएंगे, तो और क्या उनके पास जगह है ही नहीं। तो एक तो ये कारण हो गया, लिमिटेड स्पेस है। ओपेक पॉलिसी है इंडिया की, कॉम्प्लेक्स है, और तो अनक्लियर गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, पता नहीं चल रहा है लोगों को। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, ये आपको ये चाहे तो आप सब जगह लिख सकते हैं। भारत का जो कानून है वो ऐसा लगता है कि कौन से देश से पढ़ के आया वो व्यक्ति उस कानून को लिखा है जो समझ नहीं आता। आप चाहे तो किसी भी जो विभागीय कोई भी नोटिस आता है तो विभागीय नोटिस को पढ़कर देखिएगा, आधा हिंदी समझ ही नहीं आएगा, जबकि वो लिखा गया है कॉमन लोगों के लिए, और कॉमन लोगों के लिए उस भाषा में लिखा गया जो कि अनकॉमन है, जो कि कॉमन लोग जानते नहीं। तो ये सबसे बड़ी एक चुनौती है, या तो हम कहें सबसे बड़ी कमी है भारतीय प्रशासन की, जो वो लोगों को समझा नहीं पा रहा है अपने अति को। और ये ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता होगा, आजकल आप या हम ही जाकर बनेंगे और हम भी वही काम करेंगे, उसी भाषा में, उसी कॉम्प्लेक्स भाषा में हमको भी विभागीय नोटिस को रिलीज करेंगे। ये सबसे बड़ा कारण है। आधे व्यक्ति को संविधान समझ ही नहीं आता, आधे व्यक्ति को लॉ के बहुत सारे प्रोविजन समझ ही नहीं आते। तभी ना ये होता है, सुप्रीम कोर्ट का खुद ही डिसीजन को बार बार चेंज कर लेता है कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं था इसका मतलब, या तो उसका मतलब ऐसा नहीं था। तो ओपेक पॉलिसी बात की, लेकिन हाँ हाल ही में सरकार ने कुछ काम इस पर करना शुरू किया है कि हम आती करेंगे पॉलिसी को, जैसे कि डिलिमिटेशन करेंगे या तो डी लाइसेंसिंग करेंगे, इस तरह का कुछ निर्णय भारत सरकार चला रही है। इसको 5D और 7D के माध्यम से इसको जानना है, आपको जानना चाहिए ये 5D क्या है, क्योंकि मोदी जी हर एक बार ये 5D की जिक्र करते हैं और कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, या तो आप कभी भी इसको शामिल कर सकते हैं आप अपने किसी उत्तर में। तो ये तो हो गया। और भारत इसमें जैसे कि पीएम सूर्य योजना, आपको ये सब योजना का नाम याद रखना चाहिए, जितना कोट करेंगे योजना उतना बेहतर होगा। इसके माध्यम से सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है। उसके बाद क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस। आधे व्यक्ति को पता ही नहीं कि सोलर एनर्जी की जरूरत हमें है क्यों, उनको लग रहा है क्यों चाहिए, आती बिजली है चलाना है ना, डेली बिजली तो आ रहा है।
उनको कोई मतलब नहीं कि बिजली रिन्यूएबल सोर्स से आ रहा है कि रिन्यूएबल सोर्स से आ रहा है, नवीकरणीय आ रहा है कि अभी नवीकरणीय सोर्स से आ रहा है, उनको मतलब ही नहीं। उनको जब बिजली है आ रहा है बस आना चाहिए। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, सोलर बेनिफिट्स क्या है, फाइनेंसिंग ऑप्शंस क्या है उनके लेकर के, जैसे कि वो सोलर बेनिफिट से कैसे बेनिफिशियल होंगे, उनको कोई मतलब नहीं है इन सबसे। उसके ऊपर अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी तो है, शुरू में लगाने का कॉस्ट इसका बहुत हाई है, इसीलिए तो सरकार लॉन्च की है पीएम सूर्य योजना, जो कि उसमें वो सब्सिडी देने वाली है। तो बहुत ही इंस्टॉलिंग इसका सोलर पैनल्स बहुत ही थोड़ा सा हाई कॉस्ट तो पड़ता है। और इसके साथ साथ ही यहाँ इसका एक ग्रिड भी आता है, जैसे कि अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करें तो उसके साथ में आपको एक बैटरी चाहिए, उसके साथ में आपको एक स्टेबलाइजर चाहिए, एक और क्या होता है वो भूल गए, जिसके थ्रू, सॉरी आप देख लीजिएगा, वो बैटरी के साथ जो लगता है इन्वर्टर, आपको एक वो चाहिए। तो ये एक थी, एक पैटर्न पर भी आता है। तो ये हमने पूरा याद करने से बढ़िया हमने पूरा समझ तो लिया है, लेकिन याद कैसे रखें, उसी का निमोनिक्स दिया है सोलर। सोलर एनर्जी के लिए सोलर ही निमोनिक्स है, स्पेस कॉन्ट्रैक्ट्स है, ओपेक पॉलिसीज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, अफोर्डेबिलिटी है, और रिलायंस ऑन ग्रिड है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं निमोनिक्स। एक और लेते हैं उदाहरण निमोनिक्स का, जैसे कि वैदिक लिटरेचर याद करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, और बहुत बार पूछ लेता है वैदिक लिटरेचर को क्रम बताइए कि सबसे पहले कौन सा लिटरेचर आया था वेदिज्म, उसका निमोनिक दिया वेदाज। सबसे पहले वेद आया, उसके बाद एपिक्स जिसे कहते हैं इतिहास, उसके बाद आया धर्म सूत्राज एंड ब्राह्मण्स, उसके बाद आया आरण्यक, उसके बाद आया संहिता और उपनिषद। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, आराम से इसको याद कर सकते हैं। यही था निमोनिक्स का रोल। तो हमने इस वीडियो में हमने दो चीजों को समझा कि सबसे पहले शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कैसे बनाया जाए, उसको किस तरह से यूजेस में लाया जाए अपने। उसके बाद हमने निमोनिक्स को समझा, निमोनिक्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे उसको देंगे। उस निमोनिक्स का जो बुक था वो एक बुक आता है हाउ टू मास्टर यूपीएससी मेंस, ये बुक का नाम है हाउ टू मास्टर यूपीएससी मेंस। ये बुक अवेलेबल है यूट्यूब अति सॉरी फ्लिपकार्ट, इंस्टा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सभी जगह। लेकिन गलत इसमें दिक्कत यह है कि ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, तो अगर आप इस भाषा में अपनी प्रोफिशिएंसी रखते हैं तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो तक पहुंच आसानी हो जाए। चाहे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हाल ही में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है भारतीय परिदृश्य में, भारतीय शासन व्यवस्था में, जो कि है जुडिशियरी वर्सेज एग्जीक्यूटिव, या तो आप कह सकते हैं लेजिस्लेचर। उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट सही में अपने कायदे से बाहर जा रहा है, यानी कि वो जुडिशियल ओवररीच कर रहा है, और या लेजिस्लेचर इसको ज्यादा हवा बना रहा है, या तो किसकी गलती है, सेपरेशन ऑफ पावर कहां तक सही होनी चाहिए, क्या सही में प्रेसिडेंट को एक सीजीआई डायरेक्ट कर सकता है, इतना पावर है प्रति सीजीआई के पास, या तो ये जुडिशियल ओवररीच का मामला है, या तो वो मनमानी अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। क्या बात है, दोनों में लड़ाई किस बात को लेकर है, ये सब चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। चूंकि मेंस में इस तरह के प्रश्न करंट अफेयर से बन रहे हैं, करंट अफेयर से वैसा ही प्रश्न बनना है जैसा कि आज आप लोग देखेंगे, जो कि न्यूज में बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय वो बना रहा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा करंट उठा के पूछा जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होगा। करंट इतना बढ़िया पूछा है जो कि कह नहीं सकते, वो चर्चा में हमेशा बना हुआ था। जो व्यक्ति ने अच्छे से न्यूज़पेपर्स वगैरह को फॉलो किया होगा वो व्यक्ति निकाल लिया होगा। इसी के साथ हम लोग एक और इनिशिएटिव को अनाउंस करते हैं अभी, जैसे कि मंडे को, लगभग मंडे को, ज्यादा नहीं, 1 घंटा या तो आधा घंटा का एक वीडियो आएगा करंट अफेयर्स पर, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए अलग अलग एरियाज पर फोकस करके आएगा, और बहुत ज्यादा उसमें सती नहीं होगा। तो एक तो वीकली आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और उसके साथ ही प्रतियोगिता दर्पण का डिस्कशन आपके सामने हो जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना इसलिए भी आम हो जाता है क्योंकि मेंस में जो भी प्रश्न पूछा है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो प्रतियोगिता दर्पण में बहुत डिटेल्स में नहीं लिखा हो उसके बारे में।
तो आप चाहे तो प्रतियोगिता दर्पण को इस मामले में फॉलो कर सकते हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण को प्री के दृष्टिकोण से तो उसको करवा ही देंगे, मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको भी देखेंगे। तो ठीक है, आज यही अंत करते हैं वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।